हे गाइस, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज मैं बात करता हूँ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, जो अभी रिसेंटली मेरे काफ़ी उपयोग में आया। जो मैं 5 साल से अपना इंश्योरेंस या 6 साल से अपना इंश्योरेंस जमा कर रहा था। तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ, जो कि आप मुझे लगता है आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा जानना। तो सबसे पहले ये पॉइंट है कि आप जब भी इंश्योरेंस लीजिए, उसका क्लेम रेशियो ज़रूर देख लीजिए कि वो क्लेम सेटलमेंट रेशियो उनका कैसे है। अगर 95 से ऊपर है तो बहुत ही अच्छा है। और ये सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं, टर्म इंश्योरेंस के लिए भी लागू होता है, और इवन जो आपके व्हीकल इंश्योरेंस होते हैं उनके लिए भी होता है। क्योंकि ये बताता है कि आप जो भी क्लेम आप पुट ऑन करते हो या उनके ऊपर उनको देते हो, वो कितना चांसेस है कि वो रिम्बर्समेंट करते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप जो भी इंश्योरेंस करवा रहे हो उसमें अपनी कंसिस्टेंसी ज़रूर मेंटेन करके रखें। वो कभी भी ऐसा ना हो कि आप उसको डिले प्रीमियम पेमेंट कर रहे हो, या फिर काफ़ी मतलब उसको कोई भी गैप दे रहे हो, क्योंकि वो कभी भी आपको ज़रूरत जब भी पड़ेगी तो वो आपके क्लेम में इश्यूज क्रिएट करेंगे। क्योंकि ये चीज़ मैंने काफ़ी इंटरनेट पे देखा हुआ है, जो व्यूज़ आते हैं इनके, कि उन्होंने टाइम पे क्लेम नहीं किया या फिर उन्होंने रिम्बर्स नहीं किया, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट्स होती हैं। तीसरी चीज़, जो भी इंश्योरेंस कंपनी आप चूज़ करते हो, उसमें आप उनके एनलिस्टेड हॉस्पिटल्स, एनलिस्टेड पैनलिस्ट हॉस्पिटल जो हैं, और उसके ब्लॉक लिस्ट हॉस्पिटल्स ज़रूर ध्यान में रखिए। कुछ केसेस में ये चीज़ रिम्बर्समेंट जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कम करती है, जिस केस में जैसे उनका ब्लॉक लिस्ट हॉस्पिटल आप में आप जाते हो और आप उसमें अगर इलाज करवाते हो, तो वो या तो देखिए, अब इसमें भी एक दो कंडीशन होती है। आप जानबूझ के उस हॉस्पिटल में जा रहे हो कि रिम्बर्समेंट लेने के लिए, या फिर आप एक एक्सीडेंटल केस के थ्रू जा रहे हो। अगर आप जानबूझ के जाओगे तो वो शायद रिम्बर्स नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके ब्लैक लिस्टेड में है। लेकिन अगर ऐसे एक्सीडेंटल केसेस होते हैं तो उसमें शायद इनिशियल रिम्बर्समेंट करेंगे, पूरा रिम्बर्समेंट नहीं करेंगे। तो आप कोई भी हॉस्पिटल में अगर जाते हो तो ये ज़रूर देखो। अगर कैशलेस है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कैशलेस हॉस्पिटल बहुत ईज़िली आपको क्लेम प्रोवाइड करवा देते हैं। और इवन आपको कि कोई भी अमाउंट, बहुत लिमिटेड अमाउंट खर्च करना पड़ता है। जैसे मेरे केस में क्या हुआ था कि मैं कैशलेस, मैं क्योंकि मेरा एक्सीडेंटल केस था, तो मैं एक पहले ब्रुकफील्ड हॉस्पिटल है वहाँ पे गया था, बट वहाँ पे वो इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप नहीं था उनका। तो वो कह रहे थे कि आपको पहले पे करना पड़ेगा, बाद में आप रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। तो मैंने उसके लिए मना कर दिया। मैंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप एम्बुलेंस बुक करिए। और मुझे पहले तो मैंने मणिपाल का ट्राई किया था, बट क्योंकि मैंने अपने लैंडलॉर्ड को बताया था और मेरी लैंडलॉर्ड वहाँ पे प्रेजेंट थी, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि एक और हॉस्पिटल है जो सिर्फ और सिर्फ बोन ब्रेकेज के ऊपर या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ के ऊपर ही काम करते हैं, तो तुम वहाँ पे जाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने फिर वहाँ कंफर्म किया, तो वो एक्सेप्ट कर रहे थे कैशलेस, और इंश्योरेंस उनका टाइप था। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया कि मुझे कोई भी पैसा डिपॉजिट नहीं करना पड़ा। इनिशियल लेवल पे मुझे शायद 10 से 12 हज़ार रुपये उनको देने पड़े, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, और उसके बाद उनको इनिशियल लेवल पे कुछ जमा करना होता है, जो कि 10 से 12 हज़ार लगता है। फिर बाद में आपको वो पैसे भी मिलते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ काट काट पीट के मिलते हैं। तो कुल मिला के इंश्योरेंस अच्छा तो होता है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप जिस हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हो, उससे वो इंश्योरेंस कंपनी आपको रिम्बर्स करेगी या वो कैशलेस करेगी कि नहीं करेगी। तो ये चीज़ आप उनकी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो। और आप अगर किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हो तो आप उनसे भी पूछ सकते हो। पांचवी चीज़ ये है कि जब भी आप अगर इवन आप कैशलेस हॉस्पिटल में भी जा रहे हो, तो उसके बाद डॉक्टर आपको फॉलोअप करने के लिए बुलाते हैं 10 to 15 डेज़ या 20 डेज़, 1 मंथ। तो उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रखने होते हैं, क्योंकि वो फिर उसमें फिर आपको कुछ अपनी तरफ से पैसे लगाने होते हैं।
तो जब आप अपनी तरफ से पैसे लगाते हो तो आपको डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं बहुत संभाल के रखने होते हैं, क्योंकि वही डॉक्यूमेंट्स आपको इंश्योरेंस कंपनी को भेजने होते हैं जिससे कि वो रिम्बर्स करते हैं। मेरे केस में क्या था कि मैंने पॉलिसी बाज़ार से नीवा भूपा का इंश्योरेंस लिया। मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, इसमें मैं कोई भी कंपनी को मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं अपना केस बता रहा हूँ वो आपके जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। तो मैंने ये 2020 में लिया हुआ था अपना इंश्योरेंस, और मेरा ये 2000 अप टू 2000, फिर बीच बीच में मैं पे करते करते मेरा अभी जो लास्ट मैंने पेमेंट किया था वो 2024 में किया था, जो कि 2 साल का पेमेंट किया था मैंने। तो उस केस में क्या था कि आप जब भी इंश्योरेंस टाइम टू टाइम पे करते हो तो उसमें एक मोनेटेरियम पीरियड रहता है कि जैसे मैंने जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में पढ़ा है कि पहले ये मोरेटोरियम रेट टाइम जो था वो 8 ईयर्स था। अभी 2024 1 अप्रैल 2024 से गवर्नमेंट ने उसे 4 to 5 ईयर्स 5 ईयर्स कर दिया उन्होंने। तो उस केस में मॉनिटोरियम पीरियड होता क्या है? मॉनिटोरियम पीरियड ये होता है कि आप कभी भी इंश्योरेंस, अगर आपको कोई इंजरी होती है या फिर आपको कोई डिजीज़ होती है, तो जब भी किसी भी आप कैशलेस हॉस्पिटल में जाओगे या इंश्योरेंस कवर्ड हॉस्पिटल में जाओगे, तो वो आपको इंश्योरेंस कंपनी कभी मना नहीं करेगी कि हम आपको इंश्योरेंस नहीं देंगे। उनको देना पड़ेगा, क्योंकि वो अब आप 5 ईयर्स से आगे निकल गए हो। अब 5 ईयर्स के टाइम में आपने फुल अमाउंट जमा किया था इंश्योरेंस का, और आपने उसमें 5 ईयर्स के दौरान आपने एक बार भी हॉस्पिटलाइजेशन नहीं ली थी, तो वो अब आपको मना नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि मेरा क्या था कि मुझे, क्योंकि कई केसेस होते हैं ना, कई एक्सीडेंटल केस ऐसे होते हैं जिसमें जो पेशेंट होता है वो होश में नहीं रहता। क्योंकि मैं उस टाइम होश में था, तो मैं एक नॉन इंश्योरेंस हॉस्पिटल से एक इंश्योर्ड हॉस्पिटल में गया, तो मेरे लिए ईजी था वो थोड़ा। लेकिन अगर बाय द वे अगर कभी ऐसा होता है कि आप होश में नहीं हो और किसी को पता नहीं है कि आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं है, या फिर आप कोई भी ऐसी कंडीशन में फंस जाते हो जहाँ पे हॉस्पिटल्स की बहुत रेयरिटी मतलब कमी होती है, तो किसी भी हॉस्पिटल में ले जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जान ज़्यादा कीमती होती है पैसे से ज़्यादा। तो ऐसे केस में तो आपको एडमिट होना पड़ेगा, जितना भी वो चार्ज करते हैं, 5,000 10,000 20,000। आप इंश्योरेंस कंपनी से कुछ अगर बात कर सकते हो पैसे निकलवाने की, मतलब अगर वो रिम्बर्स कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, आप दूसरे ऐसे हॉस्पिटल में, उसके बाद भी ऐसे हॉस्पिटल में आप शिफ्ट हो सकते हो जिसमें आपको कैशलेस ट्रांजैक्शन का एक ऑफर, या फिर आपको एक सर्विस मिलती है, या फिर आपको रिम्बर्समेंट, फुल रिम्बर्समेंट आपको मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी। कोई भी इशू हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस, प्राइवेट इंश्योरेंस ज़रूर लीजिए, क्योंकि कभी कभी हम ये भी चीज़ देखते हैं कि जब भी हमारे पास जॉब, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप इंश्योरेंस लेते ही हैं, लेकिन अगर आप जॉब करते हैं तो आप ये सोच के जॉब इंश्योरेंस नहीं लेते, प्राइवेट इंश्योरेंस, क्योंकि हमारी जॉब कवर करती है। याद रखिए, जॉब जो कवर करती है वो सिर्फ 5 लाख रुपए कवर करती है। खुदा ना खास्ता अगर कुछ होता है किसी को और 5 लाख से ऊपर अमाउंट जाता है, तो वो इशू क्रिएट करता है, फिर आपको अपने जेब से देना होता है पैसा, क्योंकि फिर वो आपका ऑफिस वाला उतना सफिशिएंट नहीं होता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि कभी कभी हम जब ऑफिस में रहते हैं, तो ऑफिस हमको चेंज करना होता है या जॉब हम चेंज करना चाहते हैं, तो हम कभी 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 क्या करते हैं कि बीच में हम गैप ले लेते हैं ऑफिस में। मतलब जैसे अगर मैंने इस महीने जॉब छोड़ी छोड़ी 15 तारीख को, तो मैं अगले महीने 15 तारीख को दूसरी कंपनी पकड़ूंगा। मैं एक महीने का गैप लेना चाहता हूँ, तो उस केस में आपके पास कोई भी इंश्योरेंस नहीं रहता, क्योंकि जो कॉर्पोरेट जॉब्स होती हैं वो इंश्योरेंस उसी टाइम ख़त्म कर देती हैं जब आप उस ऑफिस से एग्ज़िट मारते हो। तो कोशिश कीजिए कि आपके पास अगर प्राइवेट इंश्योरेंस रहता है, फर्स्ट अगर 5 लाख से ऊपर खर्चा आएगा तो वो आपका प्राइवेट इंश्योरेंस कवर करेगा। और प्राइवेट इंश्योरेंस में भी आप जब भी प्राइवेट इंश्योरेंस लीजिए तो 5 लाख से ऊपर 30 लाख्स या 40-50 लाख्स इसके अकाउंट लीजिए, क्योंकि कभी कभी एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं आपके, और आपको नहीं पता होता कि किस कौन सा, क्योंकि कई एक्सपर्ट हॉस्पिटल होते हैं जो कि 5 स्टार या मतलब हाई लेवल के हॉस्पिटल, और सिर्फ वहीं पे वो इलाज होगा होता है। तो ऐसे केसेस में जो आपका अमाउंट, जो
फाइनेंसेस होते हैं बहुत तेज़ी से ड्रेन होते हैं। तो ये इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखिए। और जैसा भी हो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा, मैं आपकी बातों को जो जवाब दूंगा। चलिए, बाय बाय, थैंक यू।